तो साथ ही ये दोनों केस जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट, तो वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल बना लेता हूँ। तो सपोज ये आपका डाइपोल है जो कि -q और +q चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस आप वही ले लेंगे अभी तक लेते आए हैं, और ये सेंटर हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी l हो जाएगा, तभी इनके बीच का डिस्टेंस 2l होता है। तो मुझे क्या करना है, इस डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर यानी एनी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं एक पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, वो ना तो एक्सियल में होना चाहिए और ना ही वो इक्वेटोरियल में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज वो पॉइंट मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका पॉइंट P हो गया। ठीक है, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया, जो कि यहाँ पर लगभग किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड होगा। ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा एंगल। बात क्लियर हो गई? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पॉइंट लिया। आप वो पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, आपने पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कहीं पर भी आप उस पॉइंट को लेकर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। वो एनी पॉइंट पर ही होगी शॉर्ट डाइपोल की वजह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास मैंने क्या किया, ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास पहले है AB। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे, मैंने इसको इसकी नई पोजीशन में बनाया है। आप 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक नई पोजीशन तैयार कर दी। इसकी नई पोजीशन है हमारे पास ये वाली, ये मैंने इसकी एक नई पोजीशंस बना दी, यानी बस इसको घुमाकर इस पोजीशन में लेकर आया। जब इस पोजीशन में लेकर आऊँगा तो ये मैंने नाम दे दिया इसको, ये हो गया आपका B डैश, और ये हो गया आपके पास A डैश। यहाँ पर आपका वही -q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर आपका +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये आपके पास एक डाइपोल हो जाएगा, ये आपके पास कोई पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये केस कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सियल वाला केस, जहाँ पर आपके पास एक डाइपोल था और उसी लाइन में कोई पॉइंट P था जिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। तो जब हम देखते हैं तो इसके कारण जो आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी, वो डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, और ये हो गया आपके पास कितना, E1, और इसको पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। माइनस से प्लस की तरफ होती है जो डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो भी आपकी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी इस एक्सियल के कारण। तो हमने इसको, जो डाइपोल हमारे पास था, उसको हमने एक्सियल कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम इसका दूसरे वाला केस कंसिडर करते हैं। इस बार मुझे इसको बनाना है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल बनाने के लिए ये डाइपोल इस पॉइंट P पर 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट P हो जाएगा। इसको 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे इस डाइपोल को इस बार इस कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसकी जो नई पोजीशन है, अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो ये रखनी पड़ेगी। अब आप देखोगे ये पॉइंट इसके साथ 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो इसको अगर इस तरह से टिल्ट किया जाए तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश, ये इसकी नई पोजीशन है। यहाँ पर -q चार्ज और ये आपका यहाँ पर +q चार्ज। तो अब आप देखोगे, अगर आप देखते हो तो आपके पास अब ये पॉइंट जो हो जाएगा ये इसके इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, और इक्वेटोरियल के कारण जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है, तो आप देखोगे वो आपको मिलेगी इसके पैरेलल, जो आपके पास डाइपोल है उसके पैरेलल रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको यहाँ मिल रही थी। तो आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर मिलेगी वो इसके पैरेलल मिलेगी, तो जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बिल्कुल इसके पैरेलल। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। इसको मैंने नाम दे दिया कितना, E2, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया N। ठीक है, ये आपका वही पॉइंट P है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यही आज का इसका उद्देश्य था, ताकि मैंने आपको जो पहले ये वाली चीज़ें बताई, तो ताकि आप इस वाले डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ सको। तो इसमें समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि सपोज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई फील्ड है, और यहाँ पर आपके पास वो उसके साथ क्या बन रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। जो जिसके साथ एंगल बनता है उसको आप लिखते हो कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको आप लिखते हो साइन थीटा। ये लास्ट वाली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था।
ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में हमारे पास ये वाली चीज़ आई थी। सेम इस बार हमारे पास देखो इस वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आपके पास डाइपोल मोमेंट की हो जाएगी। तो आपके पास जो कॉस थीटा आएगा वो आएगा पी कॉस थीटा, और जो साइन थीटा आएगा वो आएगा पी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाली कंडीशन आप देखते हो, तो यहाँ से इस कंडीशन में आपके पास ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसकी मिल रही है, ई की। तो ये आपका जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका कंपोनेंट देखो यहाँ से इस डाइपोल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी ये किसके लिए हो जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास पी कॉस थीटा। यानी आपको डाइपोल मोमेंट चाहिए था, तो इस बार डाइपोल मोमेंट आपके पास इस वाली कंडीशन में कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर जो वर्टिकली आपने डाला है, ठीक है, तो वर्टिकली जो आपने यहाँ से डाला है बिल्कुल आपको यहाँ से देखना है। ये जो आपके पास डाइपोल है, इस डाइपोल से थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, आप कहोगे इसके साथ। तो डाइपोल से अगर आप देखोगे तो इसके साथ जिसके साथ थीटा एंगल बनता है तो उस वाली लाइन को आपको लेना है कॉस थीटा। तो आपने थीटा जिसके साथ बन रहा है उस वाली लाइन को आप लेना है कॉस थीटा। और जिसके साथ क्या बन रहा है, जो वर्टिकली जा रहा है इसके साथ, जो इसके साथ वर्टिकली लाइन बना रहा है कॉस थीटा के साथ में, तो इसके साथ वर्टिकली लाइन कौन बनाएगा, देखो इसके साथ वर्टिकली लाइन बनाएगा ये, तो ये आपको लेना है साइन थीटा। तो हो जाएगा आपके पास पी साइन थीटा। दोबारा से एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। जो आपके पास यहाँ से देखोगे तो ये P आपके पास हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो सेम यहाँ पर भी ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो इसके साथ ये एंगल बना रहा, तो ये लाइन हो जाएगी आपके पास कॉस थीटा। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है तो आपके पास पी कॉस थीटा, और इसके साथ में इसके ऊपर आप देखोगे ये 90 डिग्री के एंगल पर क्या बन रहा है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर आपके पास क्या बन रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये जाएगा आपके पास पी साइन थीटा। ठीक है, जितना बेसिक से मैं आपको उसको बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की। अब बस हमें इस डेरिवेशन को समझना है। और ये आया है किन किन कारणों से वो आपने देख लिया। एक इसमें एक्सियल का केस है और आपके पास एक है इक्वेटोरियल वाला केस। ठीक है, मैं दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो आपके सामने अब रखूँगा कि कैसे कैसे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आपको इसको समझना है। डायग्राम आप इस तरीके से अलग अलग पेन यूज़ करके बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप देखोगे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो हमें दो तो इंटेंसिटी मिल नहीं सकती एक पॉइंट पर, तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हमारे पास वेक्टर लो है उससे निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी ER। तो अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा ER इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैंने इनके बीच बनने वाले एंगल को क्या कंसिडर किया है, ये एंगल हो जाएगा इनके बीच का अल्फ़ा। चलो ठीक है, तो अब आप देखोगे उसके लिए हमें E1 चाहिए और E2 चाहिए। तो E1 और E2 हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो E1 जो आई थी वो आई थी एक्सियल कंडीशन में। ठीक है, तो वही हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सियल लाइन। तो ये आपके पास हो जाएगी एक्सियल लाइन। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था वो आपके पास कितनी होती है, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R⁵। बस इस बार आप ध्यान रखोगे कि आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो P ना होकर एक्सियल कंडीशन में कितना हो जाएगा, P cos थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P cos थीटा, और ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो देखो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, P से M की तरफ, तो अलोंग PM। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। ये हो जाएगा आपके पास E2, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R⁵। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास
इस वाले पॉइंट पर ये, और ये आपको पता है कि इस बार जो आप पी लोगे वो पी आपको पी ना लेकर कितना लेना पड़ेगा इक्वेटोरियल के कारण, पी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पी साइन थीटा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स पी एन, अलॉन्ग पी एन। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ई आर। अब देखोगे कि हमें ये जो अल्फा एंगल है वो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल है, और आप देखोगे कि ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से आप कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी कर दोगे, कॉस अल्फा आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस अल्फा आपको रखना है कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप देखोगे ये वाला पूरा पोर्शन आपके पास 0 हो जाएगा। केवल इस वाले पोर्शन को आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी में सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इससे पहले इसके बाद वाला जो पोर्शन हो जाए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं हम इसकी। तो E1 की वैल्यू हमारे पास है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसका पूरे का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, प्लस दूसरी वैल्यू रखते हैं हम E2 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसका भी करना है हमें स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम अपने अगले सेक्शन में करते हैं। तो अपने लास्ट वाले सेक्शन में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, अब इससे आगे का सॉल्व करते हैं। देखो ए आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा अंडर रूट, इसके अंदर अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा p हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन है, साथ में आर क्यूब। ये इतना चीज़ हमारे पास कॉमन है, हमने इसका पूरा स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास एक तो बचेगा 2, साथ में बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कॉमन बचा, प्लस और यहाँ से हमारे पास बचेगा जो हमारे पास साइन थीटा है उसका स्क्वायर कॉमन बचा। चलो ठीक है, आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है। तो आपके पास ये आ जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में आर क्यूब, ये आपके पास बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर आपके पास हो जाएगा कितना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखो यहाँ से जो आपके पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसको तोड़ लिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा में और कॉस स्क्वायर थीटा में, तो प्लस के आपके पास आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है एग्जाम में, अगर आपके पास ये डेरिवेशन आएगी। अब इससे आगे हम इसके दो जो केस हैं, स्पेशल केस हैं, एक तो एक्सियल में और एक इक्वेटोरियल में, वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट हमने लास्ट टाइम निकाला था। अब हम इसके दो स्पेशल केस देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर आपके पास जो थीटा है वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। देखो थीटा अगर 0 डिग्री होगा, तो थीटा अगर ये 0 डिग्री होगा तो वो क्या होगा, इसी सेम लाइन में होगा, और अगर इसी सेम लाइन में होगा तो उस वाली कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप रख के देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आप रखोगे कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आर क्यूब, ये आपके पास हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर 0, कॉस की 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 3 और 1 मिलाकर आपके पास हो जाएगा 4। इस 4 को आप हटाओगे तो आप लिख सकते हो कितना, 2, और इस 2 को आप दिखा सकते हो यहाँ पर, आप इसको हटा दोगे तो देखोगे आप, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी एक्सियल की,
2p/4πε0r3। क्लियर ये वाली बात। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये वाला एंगल आपके पास 0 डिग्री हो जाए तो उस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी ऐसे ही पॉइंट पर होगी जो कि आपका एक्सियल लाइन में होगा। अब हम बात करते हैं केस 2। तो उस वाले कंडीशन में अब हम थीटा को कितना कर लेते हैं 90 डिग्री। देखो अगर हम इस थीटा को 90 डिग्री कर लेते हैं तो ये आपका डाइपोल था, तो ये कंडीशन आपको ऐसी दिखाई देगी। तो किसी ऐसे पॉइंट पर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ER इक्वल टू, यहाँ पर आप थीटा की जगह पर कितना रखोगे 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये पूरा पोर्शन 0, आपके पास यहाँ से बचेगा 1। आप इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आपके पास हो जाएगा P/4πε0r3। बच्चों यही तो कंडीशन है आपके पास इक्वेटोरियल कंडीशंस। यानी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम के अंदर निकालने के लिए दिया जाता है एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, तो आप इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो और लास्ट में जाकर इन कंडीशंस को डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो जैसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।